बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैप सीरीज का, और इसके अंदर आज हम अफ्रीका का मैप देखेंगे। आज आप लोगों को जो है वो अफ्रीका की सैर करवाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अफ्रीका कहाँ पे मौजूद है। ये एशिया और यूरोप के नीचे, एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट के नीचे जो है वो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट मौजूद है। और जो एशिया और अफ्रीका के दरमियान इन दोनों को जो सी अलहदा करता है उसका नाम है रेड सी। और जो यूरोप और अफ्रीका को सी अलहदा करता है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है जी, क्योंकि अफ्रीका के ऊपर है एशिया और यूरोप, और इन अफ्रीका को इन दोनों कॉन्टिनेंट से सी अलग करते हैं। जो अफ्रीका और एशिया के दरमियान सी है उसका नाम है रेड सी, और जो यूरोप और अफ्रीका के नाम सी है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। तो बेसिकली हम अफ्रीका को स्टडी कर रहे हैं आज, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को। और मैंने ये बताया कि अफ्रीका जो है वो यूरोप और एशिया के नीचे मौजूद है। अब अफ्रीका और एशिया के दरमियान जो एक सी आता है, जैसे आप देख रहे हैं ये लाइट क्रीम कलर में है अफ्रीका और ऊपर ब्राइट येलो कलर में एशिया है। इन दोनों के दरमियान में एक सी आता है जिसको रेड सी बोलते हैं। और सिमिलरली अफ्रीका के ऊपर यूरोप है पर्पल कलर में, तो इन दोनों के दरमियान जो सी आता है उसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है। इन दोनों को आपस में जो चीज जोड़ती है उसका नाम है स्विस कैनाल। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में स्विस कैनाल जोड़ती है। ये मिस्र के करीब है और मिस्र का इसके ऊपर कंट्रोल है। स्विस कैनाल के ऊपर बनाई ये फ्रांस ने थी, लेकिन मिस्र के इलाके पे है। इजिप्ट के आगे हम देखेंगे भी। यहाँ से अगर हम आगे अफ्रीका को ले जाएं, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर, तो अफ्रीका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसकी अगर कुछ जनरल कंट्रीज के नाम आप देख लें, अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इजिप्ट, लीबिया, अल्जेरिया, मोरक्को, सूडान, चाद, माली, मोरिटानिया। अब एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि चाद कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़या है। ये लैंड लॉक कंट्री है। एक लैंड लॉक ऐसी कंट्री होती है जिसके इर्द गिर्द जो है कोई सी मौजूद नहीं होता। तो चाड जो है ये कंट्री है, इसके इर्द गिर्द कोई सी नहीं मौजूद, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके चारों तरफ लैंड है, और ये अफ्रीका की कंट्री है। एक पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो कुछ हमें मुल्कों के जो नाम है वो आइडिया होना चाहिए कि वो किस कॉन्टिनेंट में वाक़ हैं। इसके साथ नाइजर, चाड, सूडान, एरिटेरिया, डिजिबूटी, एथोपिया, सोमालिया, कीनिया, ठीक है, कॉन्गो, कैमेरोन, ये कुछ कंट्रीज जो हमने देख ली ऊपर की साइड में अफ्रीका में। और अगर इसकी नीचे वाली साइड देखें तो यहाँ पे कॉन्गो, तंजानिया, ज़ैम्बिया, एंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की टीम भी है एक, आप लोगों को पता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की भी क्रिकेट की टीम है। ये दो मुल्कों के नाम आपने सुने हुए ही होंगे, साउथ अफ्रीका का और जिम्बाब्वे का नाम। इनकी क्रिकेट टीमें पाकिस्तान भी आती हैं। इसके अलावा डिफरेंट मैचेस पड़ते हैं इनके साथ हमारे। तो ये कुछ जो है जी हो गई कंट्रीज जो यहाँ पे मौजूद है। एक रफ सा एस्टिमेट देना था कि अफ्रीका में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के नाम, कोई दो चार के नाम तो आपको आते हो ना। और
अफ्रीका के अंदर जो है वो 54 कंट्रीज हैं टोटल। एशिया में कितनी थी? एशिया में टोटल कंट्री कितनी थी? हाँ जी, 48। एशिया में 48 कंट्रीज थी और अफ्रीका के अंदर जो है वो 54 कंट्रीज। ये पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। पहला बड़ी कॉन्टिनेंट जो है वो डेफिनेटली एशिया है। हमने एशिया के अंदर पढ़ा कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा है। इसी तरह जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ये पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज सेकंड नंबर पे आता है। और अगर हम विद इन अफ्रीका बात कर लें तो लार्जेस्ट जो कंट्री है अफ्रीका की वो है अल्जीरिया, एरिया वाइज। और अगर बात कर लें पॉपुलेशन वाइज तो वो नाइजीरिया है। अफ्रीका के अंदर डिफरेंट 54 कंट्रीज हैं, उनमें जिसकी सबसे ज्यादा एरिया है उसका नाम है अल्जीरिया। देखें, एरिया भी ए से स्टार्ट होता है और अल्जीरिया भी ए से स्टार्ट होता है। तो पेपर में इस चीज की मतलब कंफ्यूजन अगर हो जाती है कि सम टाइम उसने एरिया का पूछा है या पॉपुलेशन का पूछा है, तो यहाँ पे आप देख लें कि एरिया और अल्जीरिया दोनों ए से स्टार्ट होते हैं। एरिया वाइज अल्जीरिया बड़ी है और पॉपुलेशन जो है एन पे एंड हो रहा है और नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है वो पॉपुलेशन वाइज यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है। अगर यहाँ पे हम देख लें कि जो कौन सा रिलीजन ज्यादा मौजूद है, तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज्यादा है। 51% लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हैं यहाँ के और 40% लोग यहाँ के जो हैं वो मुस्लिम हैं। 51% जो हैं वो क्रिश्चियन हैं और बाकी 9% जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें कुछ लोग हिंदू आ जाते हैं या एथियस्ट आ जाते हैं, बुद्धिज्म के फॉलोअर आ जाते हैं। तो मेन दो रिलीजन है इस कॉन्टिनेंट पे, एक इस्लाम और दूसरा क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के 51% फॉलोअर हैं यहाँ पे और इस्लाम के 40% फॉलोअर हैं यहाँ पे। यहाँ की जो मेन तंजीम है, जैसे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही होती हैं। हम यूरोप में सुनते हैं यूरोपीय यूनियन है और यूरोपीय यूनियन एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है। तो इसी तरह अफ्रीका के अंदर एक यूनियन है, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, एयू। और इसका हेडक्वार्टर जो है एडिस अबाबा में है। एडिस अबाबा जो है एक कंट्री है यहाँ पे, इथोपिया उसका कैपिटल है। इथोपिया एक कंट्री है, उसका कैपिटल है एडिस अबाबा। तो वहां पे अफ्रीकन यूनियन का जो है कैपिटल मौजूद है। अब कुछ कंट्रीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये अफ्रीका है तो इसमें एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अफ्रीका के रीजन में एक एरिया ऐसा है जो हॉर्न की तरह का है और ये पॉइंट आउट हो रहा है टुवर्ड्स द एशिया। इसके ऊपर एशिया वाक़या है। एशिया का कंटिनेंट मिडल ईस्ट जो है वो यहाँ पे इस तरह करके वाक़या है ना। तो ये इस तरह से लगता है जैसे सींग हो, हॉर्न हो। तो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज को अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में ले जाएं और इनको देखें, ये टोटल 4 कंट्रीज हैं। तो हम देखते हैं ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये देखिएगा, ये वाली कंट्रीज जो हैं ये 4 कंट्रीज हैं। और ये ऊपर देखें यमन है, ये एशिया वाला मिडल ईस्ट वाला एरिया है। तो हॉर्न जो है एशिया की तरफ पॉइंटेड आउट है। तो इधर की 4 कंट्रीज को याद करने के लिए एक एक्रोनिम याद किया जा सकता है, सीड। सीड बीज। तो सीड के हवाले से जो है वो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, सीड को, एस से सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से एरिटेरिया और डी से डिजिबूटी। जिबूटी या डिजिबूटी ये कंट्रीज के नाम है, अफ्रीकन कंट्रीज। इनके नाम हमने सोमालिया का मोस्टली नाम सुना होता है
लेकिन ये यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती हैं। इनके नाम देखें, सीड, एस से सोमालिया, ई से इथोपिया, फिर ई से एरिट्रिया, ये ऊपर भी लिखे हुए हैं, यहाँ अगर नहीं नजर आ रहे पिक्चर में तो ऊपर भी लिखे हुए हैं, डी से डिजिबूटी। ये 4 कंट्रीज हैं यहाँ पे। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। अब जैसे हम डिफरेंट फीचर्स की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट्स में डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वहाँ कौन कौन से मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, यहाँ पे कौन से सहरा मौजूद हैं, तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट जो हैं डेजर्ट यहाँ के मशहूर हैं। एक जिसका नाम आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होता है सबको, सहारा डेजर्ट। ये लफ्ज सहरा से निकला है, सहरा अरेबिक वर्ड है। ये अरेबिक नेशंस ऊपर ऊपर जो हैं वो अरेबिक नेशन है, नीचे की तरफ आए तो अफ्रीका में फिर क्रिश्चियन कंट्रीज आ जाती हैं। ये ऊपर वाली जो कंट्रीज हैं वो जैसे ऊपर ऊपर मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये सारी जो है अरेबिक कंट्री हैं। तो ये सहरा से लफ्ज निकला है, सहरा, सहारा, सहारा डेजर्ट। आपको पता है ये दुनिया का सबसे जो बड़ा डेजर्ट, गर्म बड़ा डेजर्ट अगर हम बात कर लें, वार्म डेजर्ट सबसे बड़ा कौन सा है, वो सहारा है। लेकिन ओवरऑल दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिक है, दूसरे नंबर पे आर्कटिक डेजर्ट है, और तीसरे नंबर पे सहारा आता है। लेकिन पहले 2 डेजर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आर्कटिक डेजर्ट और अंटार्कटिका डेजर्ट, वो दोनों कोल्ड डेजर्ट हैं, ठंडे डेजर्ट है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा कौन सा है, तो वो सहारा डेजर्ट होगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डेजर्ट यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, इसका भी नाम पूछ लिया जाता है। ये भी कालाहारी जो डेजर्ट है, ये भी साउथ, ये अफ्रीका के अंदर मौजूद है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के ऊपर। अब अगर हम ये देख लें कि सहारा डेजर्ट किन कंट्रीज के ऊपर आता है, ये 11 कंट्रीज के ऊपर इसकी हदूद जाती हैं। और जो कालाहारी डेजर्ट है, इसकी 3 कंट्री के ऊपर जो है, 3 कंट्रीज के अंदर इसकी हदूद जाती है। हम उन कंट्रीज को देख लेते हैं। अगर सहारा डेजर्ट देखें तो 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, मतलब कि 92 लाख, 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर। पाकिस्तान का रकबा आप देखें कितना है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर, और ये 92 है, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 11-12 पाकिस्तान जितना रकबा है। पाकिस्तान को अगर 12 गुना बड़ा कर लें तो उतना रकबा है सिर्फ सहारा डेजर्ट का, 92 लाख किलोमीटर। ये किन किन कंट्रीज के ऊपर आता है, अल्जेरिया, ये मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाता भी हूँ, चाड, इजिप्ट, एरिट्रिया, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान और तुनीसिया, ये इन कंट्रीज के ऊपर आता है। एक जो है वो क्वेश्चन ये भी पेपर में आता होता है, अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो उसका जवाब होता है तुनीसिया, अरब स्प्रिंग। अरब कंट्रीज में आमतौर पे बादशाहत है, बादशाहों की हुकूमत है। जैसे सऊदी अरब में भी देख लें तो जो है वहाँ पे किंग जो है वहाँ पे बादशाह ही है, ठीक है, वो शहजादा सलमान है, फैसल बिन अब्दुल अजीज है बादशाह। तो डिफरेंट जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे बादशाहत है। लेकिन 2010-11 के अंदर वहाँ पे एक, आज से 10 साल पहले एक इनकलाब आया था, और लोगों ने बादशाहत को खत्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की थी। और ये जो काम शुरू हुआ था ये बेसिकली तुनीसिया से शुरू हुआ था, फिर इजिप्ट में भी ये गया, लीबिया में भी गया, लबनान में भी गया, और ओवरऑल वो डिस्टर्ब भी रहे मुल्क। बादशाहत खत्म करने के बाद उन मुल्कों के ऊपर ओवरऑल अब तक जो है वो स्टेबल नहीं हो सके। तो
दूसरा डेजर्ट जो है, ये आपने बस इतना भी याद कर लें कि अरब स्प्रिंग, क्योंकि ये आता होता है पेपर में, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उस कंट्री का नाम है तुनीसिया, जहां से ये स्टार्ट हुआ था। ट्यूनस भी कह देते हैं इसको। कालाहारी डेजर्ट जो है वो बोस्वाना, नेमीबिया और साउथ अफ्रीका, ये तीन कंट्रीज हैं। ये साउथ की तरफ हैं, साउथ अफ्रीका, जैसे नाम से पता चल रहा है अफ्रीका का साउथ हिस्सा। उसी के साथ दो और कंट्री हैं, बोस्वाना और नमीबिया। ये कालाहारी डेजर्ट वहां पे लाई करता है। हमने पीछे पिक्चर में देखा भी, यहाँ पे नमीबिया है, बोस्वाना है और साउथ अफ्रीका है उधर। और ये जो सहारा डेजर्ट है, ये तो 11 कंट्रीज के ऊपर है। ये देखिएगा सहारा डेजर्ट जिन कंट्रीज के ऊपर है, ये ऊपर इजिप्ट आ गया, लीबिया, अल्जेरिया, मोरिटाना, माली, नाइजर, कुछ हिस्सा नाइजेरिया में, चाड, सूडान। तो इन एरियाज के ऊपर जो है सहारा डेजर्ट मौजूद है। ये हमने डेजर्ट्स की बात कर ली, सहराओं की बात कर ली। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में सहरा कहाँ कहाँ मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स की, दरियाओं की। तो आपको डेफिनेटली और रिवर्स का नाम पता हो ना हो, नाइल रिवर का तो नाम पता है। दरियाई नील जो है वो अफ्रीका के अंदर मौजूद है, दरियाई नील। और ये जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल रिवर। इसकी जो लेंथ है वो 6,650 किलोमीटर है। नाइल रिवर की जो लेंथ है 6,650 किलोमीटर। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कॉन्गो रिवर भी है, नाइजर रिवर भी है, जेम्बेजी रिवर भी है और ओरेंज रिवर भी है। पांच अगर हम इम्पोर्टेंट रिवर देख लें, वैसे तो अफ्रीका में काफी सारे रिवर हैं, लेकिन अगर हम पांच इम्पोर्टेंट रिवर देख लें तो उसमें ये रिवर आ जाते हैं, नाइल, कांगो, नाइजर, जेम्बेजी और ऑरेंज। ये इनमें दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आते होते हैं। एक तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नाइल। एक या ये आता होता है इक्वेटर को कौन सा रिवर दो बार क्रॉस करता है। ये आगे चल के मैंने एक स्लाइड में ये पॉइंट डाला है, वहां मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो कांगो रिवर है। जमीन के दरमियान में जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसको बोला जाता है इक्वेटर। तो कौन सा रिवर दो दफा इक्वेटर के ऊपर से गुजरता है, तो वो कांगो रिवर है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है ऑरेंज रिवर कहाँ पे वाक़ है, तो ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका के अंदर वाक़ है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं येलो रिवर कहाँ पे वाक़ है, तो आप क्या जवाब देंगे। एशिया में, एशिया की किस कंट्री में। हाँ जी, चाइना में। येलो रिवर जो है वो चाइना में मौजूद है, एशिया में चाइना में मौजूद है। और ऑरेंज रिवर जो है वो अफ्रीका में है, और अफ्रीका की जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहां पे मौजूद है। तो ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो रिवर अगर हम देखें तो ये देखिए नाइल रिवर, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ऑरेंज रिवर का कलर नहीं, ऑरेंज रिवर का कलर ऑरेंज नहीं है। ये बेसिकली एक जो है किंग था जिसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। यहाँ पे पहले अंग्रेजों की गवर्नमेंट रही है डिफरेंट एरियाज में। अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट जो है हर कॉन्टिनेंट पे गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने यहाँ उसका महल था करीब करीब, किंग विलियम ऑफ ऑरेंज उसका नाम था। तो उसकी वजह से इसका नाम ऑरेंज रिवर रखा गया, वैसे ये इसका कलर ऑरेंज नहीं है। तो ये देखिए ये दुनिया का सबसे जो है लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर। फिर ये नाइजर के पास एक रिवर है, नाइजर रिवर। फिर कॉन्गो रिवर, फिर जेम्जी रिवर, और ये आ गया ऑरेंज रिवर। ये जो है, और जहां ऑरेंज रिवर है इधर ही साउथ अफ्रीका वाक़ है। हम आगे जाके साउथ अफ्रीका को देखेंगे भी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो रिवर हैं इधर के, उसके बारे में बात हो गई।
इसके बाद बात कर लेते हैं आइलैंड ऑफ अफ्रीका की। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, 54। उनमें से 48 जो मेन लैंड हैं, जो हम अफ्रीका का जब नक्शा देखते हैं तो उसके ऊपर मौजूद हैं, और बाकी जो 6 हैं वो आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड कहते हैं जजीरे को। 6 जजीरे हैं। तो उन 6 जजीरों के जो नाम हैं वो ये आपके सामने हैं। केप वर्डी, साउ टोम एंड प्रिंसिपे, मदगास्कर, ये इंपॉर्टेंट है, मदागास्कर, कोमोरोस, सेचेलीज, ये इंपॉर्टेंट है, एंड मोरेशियस। मोरेशियस का तो आपने नाम सुना होगा। ये एक जो है पिकनिक पॉइंट भी है, लोग ट्रिप के लिए यहाँ पे जाते हैं, मोरेशियस। तो ये टोटल 6 आइलैंड है अफ्रीका के। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ये देखिएगा, ये मेन अफ्रीका की जो है वो दिखाई हुई है मैप, और इसमें जो पर्पल कलर के डॉट्स हैं वो डिफरेंट जजीरे हैं जो वाटर के अंदर हैं। तो अगर हम राइट हैंड से देखें तो एक आ जाता है सेचेलीज, सेकंड वन मोरेशियस, थर्ड वन कोमोरोस, एंड फोर्थ वन मदागास्कर। इसी तरह ये जो 4 जजीरे हैं ये राइट साइड पे इंडियन ओशियन में वाक़ हैं, इंडियन ओशियन में। और लेफ्ट हैंड पे जो अफ्रीका कंटिनेंट के ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन में इसके 2 हैं, केप वर्डे एंड साउ टोम एंड प्रिंसिपे। थोड़ी सी मुश्किल नाम है, लेकिन आप इनको एक दो दफा जो पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में कुछ ना कुछ जो है वो ये आइडिया हो जाएगा कि ये 6 आइलैंड जो हैं वो अफ्रीका के हैं। एक दफा से फिर नाम रिपीट कर देता हूँ राइट हैंड से। सेचेलीज, मोरेशियस, कॉमोरोस, मदगास्कर, फिर लेफ्ट हैंड पे केप वर्डी एंड साउ टोम एंड प्रिंसिपे। ये 6 आइलैंड हैं अफ्रीका के। इसके बाद अगर हम अफ्रीका के माउंटेन्स की बात कर लें तो अफ्रीका के जो मेन माउंटेन है उस रेंज को कहते हैं अटलस माउंटेन। ये सबसे ऊपर ये रेंज एक वाकया है जिसको बोलते हैं एटलस माउंटेन्स। माउंटेन्स और भी हैं, जैसे ये आप देखें होगर माउंटेन है, टेबिस्टी माउंटेन है, ठीक है। लेकिन जो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो पेपर में पूछा जाता है वो एटलस माउंटेन का पूछा जाता है कि एटलस माउंटेन जो है वो कहाँ पे मौजूद है। तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर मौजूद है। ये देखिएगा इधर जो माउंटेन्स मौजूद हैं उनके कुछ के नाम, एटलस माउंटेन, और ये मोरक्को से शुरू होता है, अल्जीरिया और तुनीसिया तक जाता है। इसके अलावा एथोपियन हाईलैंड्स हैं, होगर माउंटेन है, टाइबिस्टी माउंटेन है, न्यूबियन माउंटेन है। लेकिन ये नीचे वाले 4 आप ना भी याद करें तो एटलस माउंटेन का आपको याद होना चाहिए कि एटलस माउंटेन जो है वो अफ्रीका में वाक़ है। और फिर एक चीज और आपको याद होनी चाहिए कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट वाइज भी पूछ लिया जाता है। जैसे एशिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, और वो ना सिर्फ एशिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। लेकिन अगर हम बात कर लें जस्ट जो है अफ्रीका की, तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसका नाम है किलिमंजारो। ये पेपर में आया भी हुआ है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है। तो जब ये लेक्चर्स के साथ साथ भी चलता रहेगा, जब आखिरी लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको जो है डिफरेंट जो है 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊंचे पहाड़ों का, लंबे दरियाओं का, डेजर्ट्स का, बड़े डेजर्ट्स कौन से हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा लास्ट लेक्चर में। लेकिन साथ साथ भी हर लेक्चर के अंदर भी ये चीज आती जाएगी। जैसे आज आया है कि
अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो है। ये तो इम्पोर्टेंट जो है वो फीचर्स की बात हो गई अफ्रीका के बारे में, जिसमें हमने देख लिया कि यहाँ का जो सबसे लंबा दरिया है उसका नाम है, बड़ा दरिया है उसका नाम है नाइल रिवर। डेजर्ट की बात हमने जब देखी तो हमने देखा कि यहाँ का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका नाम है सहारा डेजर्ट। माउंटेन की बात देखी तो माउंटेन में हमने देखा किलिमंजारो यहाँ का जो है वो सबसे बड़ा पहाड़ है। अब हम यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इजिप्ट, आपने नाम सुना हुआ है इजिप्ट कंट्री का। मिस्र, ये देखिएगा ये मिस्र की जो लोकेशन है वो इस लोकेशन पे वाक़या है, बिल्कुल मतलब एशिया के साथ, और थोड़ा सा हिस्सा जो इजिप्ट का है वो एशिया के अंदर भी आता है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट एशिया का है ये यहाँ तक। तो देखिएगा ये जो ग्रीन पोर्शन है ये इजिप्ट कंट्री को डिपिक्ट कर रहा है, और इजिप्ट का थोड़ा सा हिस्सा मिडल ईस्ट के अंदर एशिया के अंदर भी जा रहा है। तो अगर इजिप्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, ये इजिप्ट जो इसका ऑफिशियल नाम है वो अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल से मराद दो कॉन्टिनेंट्स पे, लेकिन मेन ये अफ्रीकन कंट्री ही कंसीडर होती है क्योंकि एशिया में इसका थोड़ा सा ही हिस्सा है सिर्फ। और इधर के प्रेसिडेंट अब्दुल फाते अल सीसी हैं इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर का नाम है मुस्तफा मदबोले। कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसका, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। यहाँ की करेंसी जो है इजिप्टियन पाउंड है। रिलीजन अगर देख लें तो इस्लाम 90% है इजिप्ट में, और क्रिश्चियनिटी है वो 10% है। अगर यहाँ की कोई हम देख लें कि इजिप्ट की कोई मशहूर चीज, तो दो चीजें मशहूर हैं इजिप्ट की, एक ग्रेट स्फाइनेक्स और दूसरा पैरामिड ऑफ गिजा। ये पूछ भी ली जाती हैं पेपर में ये दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीजें ये दोनों। तो बाकी जो ऊपर वाला प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये तो आपको डेफिनेटली बाद में जब मैं स्लाइड्स दूंगा तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट अब्दुल फाते अल सीसी, प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा मदबोले, कैपिटल इंपॉर्टेंट है कायरो, और ग्रेट फिनिक्स और पैरामिड ऑफ गिजा ये मैं आपको दिखाता हूँ इजिप्ट में मौजूद है। ये पैरामिड ऑफ गिजा है, एहराम मिस्र जिन्हें बोला जाता है। ये जो वर्ल्ड के वंडर्स हैं उनके अंदर इसका नाम आता रहा है, एहराम मिस्र का, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें यहाँ रख के और बहुत पुराने जमाने में कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसलिए इसको जो है वो वंडर्स के अंदर, अजूबे में शुमार किया जाता है। पैरामिड्स ऑफ गीजा, गीजा जो है वो एक जगह है मिस्र के अंदर, उसका नाम है, वहां पे ये मौजूद है, पैरामिड्स ऑफ गीजा। सिमिलरली ग्रेट फाइनेक्स, ये भी जो है गीजा में ही मौजूद है। ये स्फीनक्स एक क्रिएचर टाइप चीज है, जो एक क्रिएचर से मंसूब की गई है, एक मखलूक से, जिसका हेड जो है वो इंसान की तरह का है और बॉडी लाइन की तरह की है। फेस जो है वो ह्यूमन की तरह का है। ये एक वहां पे क्रिएचर सी बनाई गई है, एक मुजस्मा सा बनाया गया है। फिर इसको डिफरेंट और कंट्रीज में भी बनाया गया और कहा गया कि इस तरह की कोई क्रिएचर जो है वो मौजूद होगी किसी जमाने में या इस तरह, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये पाया जाता है। नहीं, लाइन नहीं था, ये एक खुद बनाया गया है पत्थरों को क्रेव करके। बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां पहाड़ को क्रेव करके उसमें ये नक्शा सा बनाया गया है, जिसकी बॉडी जो है वो लाइन की तरह की दिखती है और शक्ल जो है वो इंसानों की तरह की दिखती है। इमेजिनरी है ये, ख्याल आती है जस्ट। इसके बाद मिस्र के साथ एक कंट्री है जिसका नाम है लीबिया।
लीबिया। इसके बारे में अगर बात कर लें तो लीबिया ने बेसिकली इटली से अपनी इंडिपेंडेंस ली थी। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अक्सर कंट्रीज पे जो यूरोपियन लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उन्हीं का कब्जा था अफ्रीका में, डिफरेंट कॉलोनियां। क्योंकि एक वक्त में जो है वो यूरोपियन लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट्स पे जाके गवर्नमेंट की है, और वहाँ कॉन्टिनेंट्स पे जाके वहाँ के वसाइल पे भी कब्जा किया। वहाँ जो सोना मौजूद था, डायमंड्स मौजूद थे, या जो उस वक्त वहाँ चीजें मौजूद थी, जैसे इंडो पाक का एरिया, वहाँ पे भी इनका ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए। और उस वक्त वहाँ पे जो ये हमारा एरिया, यहाँ पे गंदुम हो गई, मसाला जात हो गए, सोना हो गया, ये चीजें ज्यादा थी, तो ये चीजें लेके वो अपनी तरफ ट्रेवल कर गए थे। तो इसी तरह जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कंट्रीज, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट रही है गोरों की। तो इसी तरह फिर क्योंकि उनकी गवर्नमेंट रही है, तो लीबिया ने बेसिकली जो है इटली से अपनी आज़ादी हासिल की थी 10 फरवरी 1947 को। लेकिन यहाँ प्रॉपर जो किंगडम स्टैब्लिश हुआ वो 1951 के अंदर किंगडम स्टैब्लिश हुआ, एक बादशाहत का सिस्टम स्टार्ट हो गया। इधर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद दबेबे। कैपिटल इसका भी इंपॉर्टेंट है, लीबिया का, ट्रिपोली। करेंसी इनकी दिनार है। रिलीजन यहाँ 97% इस्लाम है, और क्रिश्चियनिटी जो है वो जस्ट 3% है। ये चीज आपको एक मैं बताता हूँ कि ये ऊपर वाली कंट्रीज में इस्लाम ज्यादा है, नीचे वालों में क्रिश्चियनिटी ज्यादा है। उसकी वजह क्या है ये देखिएगा। हमने ओवरऑल देखा कि इस्लाम यहाँ पे 40 के राउंड अबाउट है, और 55% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, और 40% मुस्लिम है। लेकिन अभी हम जो कंट्रीज देख रहे हैं, हमने मिस्र देखा 90% मुस्लिम, हमने लीबिया देखा 97% मुस्लिम। तो उसकी क्या वजह है? इस्लाम बेसिकली यहाँ से फैला था सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरब से हजरत मोहम्मद सल्लम यहाँ पैदा हुए थे। तो फिर इस्लाम दाएं बाएं फैला, तबलीग के लिए लोग गए ऐसे। तो ये जो ऊपर वाली कंट्रीज हैं, यहाँ तक इस्लाम ज्यादा जा सका। उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर वगैरह होता था, उस्मानी बादशाह होते थे, डिफरेंट खिलाफत सिस्टम रहे, अब्बासी लोग आए, जो है उमवी लोग थे, अब्बासी थे, फातमीद लोग थे, डिफरेंट सहाबा कराम, फिर जो है ताबीन वगैरह, उनके थ्रू इस्लाम फैला। और लेकिन उसके बाद ब्रेक लग गई इस्लाम को। इस्लाम मतलब इस रीजन में कन्फाइन कर गया, इतने रीजन में। उसके बाद का जो एरा था, यकदम ही जो ये एरिया था, यहाँ पे ये बेसिकली ये एरिया है यूरोप में, बरतानिया का। इन लोगों ने बड़ी यहाँ बैठे बैठे तरक्की हासिल की। इन्होंने शिप्स वगैरह बना ली, और हवाई जहाज वगैरह बना लिए, टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गई। टेक्नोलॉजी में एडवांस हुए तो ये इधर अमेरिका की तरफ भी निकले, नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी निकले, अफ्रीका की तरफ भी निकले, एशिया की तरफ भी निकले, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी निकले। और फिर इन्होंने जो क्रिश्चियन लोग हैं, इन्होंने दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स पे गवर्नमेंट की। यही वजह है कि इस वक्त भी फिलहाल जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजन के फॉलोअर हैं, वो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हैं, ऑलमोस्ट 2 बिलियन, 2 अरब। और मुस्लिम जो हैं वो दुनिया में 1.8 बिलियन है। अभी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं दुनिया में जहां इस्लाम की तबलीग गई नहीं है प्रॉपरली। मतलब टीवी और रेडियो और इन चीजों के थ्रू तो गई, लेकिन एक जो लोगों के थ्रू जाना होता है वो इसी एरिया में कन्फाइन रह गई। ये जो मैं जो बरतानिया है उसने ये 14वीं सदी 15वीं सदी में ये स्टार्ट कर दी। और फिर इनकी इनोवेशंस थी, प्रिंट मीडिया था, इन्होंने जो है वो प्रिंटर मशीनें जब इन्होंने बनाई, तो मुस्लिम्स ने जो है फतवे दे दिए कि ये शैतानी चरख है, हम अपनी किताबें जो है वो प्रिंट नहीं करेंगे। इन्होंने हवाई जहाज बनाया, मुसलमानों की तरफ से फतवा आ गया जी, ये अल्लाह ताला की खुदाई को जो है
चैलेंज करना है, ये हराम है इसमें बैठना। शिप्स बनाई, जो जो ये इनोवेशंस करते गए उसके ऊपर हम लोग फतवे देते गए, फिर इन द एंड ये हुआ कि मुस्लिम ममालिक बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार हो गए। इस वक्त अक्सर मुस्लिम ममालिक, लीबिया आप देख लें, इजिप्ट देख लें, यमन देख लें, सीरिया देख लें, इनमें खाना जंगिया लड़ाइयाँ हैं। जबकि अगर हम क्रिश्चियन कंट्रीज देखें तो वो काफी जो है, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन और साइंस की तरफ ज्यादा तवज्जो दे दी। हाँ जी, इस वक्त क्रिश्चियन दुनिया में सबसे ज्यादा है, 2 बिलियन। क्योंकि ये लोग हर कॉन्टिनेंट तक चले गए ना। तो जो नीचे कंट्रीज हैं जहां तक इस्लाम पहुंचा ही नहीं प्रॉपरली, तबलीग नहीं हुई, या बाय कुछ वार्स के जरिए या जो है फतुहात के जरिए भी गया इस्लाम, या डिफरेंट रिलीजन इस तरीके से भी जाते हैं ना, एक एरिया को फतह किया जाए, वहां पे कॉलोनीज बनाई जाए, तो कई जगहों तक वो प्रॉपरली पहुंच ही नहीं सके। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि ये जो ऊपर वाली कंट्रीज हैं, मेन जो बताने का मकसद, ये कंट्रीज यहाँ पे इस्लाम ज्यादा मिलता है, क्योंकि सऊदी अरब से ये करीब था। यहाँ सहाबा कराम और इस्लाम की जो बेस है वो तो सऊदी अरब से ही निकले हैं ना। और नीचे की जो कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका हो गया, नमीबिया हो गया, बोस्वाना हो गया, वहां पे क्रिश्चियनिटी ज्यादा हमें मिलती है। तो लीबिया को हम देख रहे थे, तो लीबिया में हमने देखा कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद दबेबे। कैपिटल ट्रिपोली है, यहाँ की करेंसी दिनार है। रिलीजन अगर हम देखें तो इस्लाम 97% है, और अगर क्रिश्चियनिटी देखें तो जस्ट जो है क्रिश्चियन यहाँ पे 3% मौजूद है। और लीबिया की अगर हम फेमस पर्सनैलिटी के देखें तो मोमर कजाफी का नाम हमारे सामने आता है। मोमर कजाफी का नाम अक्सर आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा, मे बी पॉसिबल उसकी पिक्चर भी आपने देखी हो। नहीं देखी तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मोमर कजाफी की पिक्चर। मोमर कजाफी बेसिकली एक डिक्टेटर था, एक फौजी था। इसने 1969 में लीबिया में जो है इक़्तिदार हासिल किया था। कर्नल मोमर कजाफी बेसिकली इसका नाम था, मोमर कजाफी। और उस पहले इधर जो है वो किंगडम सिस्टम होता था, बादशाहत होती थी। किंग अंद्रीस वन था, इसने जो है इसको इसकी गवर्नमेंट को टोपल अप कर दिया था, गिरा दिया था, और मिस्र के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। और 1969 से लेके 2011 तक यही यहाँ का जो है मेन हुक्मरान रहा। और इसके अंदर जो भी था, इजिप्ट मतलब दरमियाने दर्जे की आप कह लें कि इकोनॉमी था। लेकिन जब से मतलब फिर मोमर कजाफी गया उसके बाद तो इजिप्ट के हालात काफी हद तक खराब हो गए हैं। और वो जो मैंने आपको शुरू में एक वर्ड बताया अरब स्प्रिंग का, कि 2010-11 में एक फिनोमिना हुआ था जिसको बोला जाता है अरब स्प्रिंग। और मैंने कहा था एमसीक्यू में ये आता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था तुनीसिया से। एक मुल्क है अफ्रीकन जिसका नाम है तुनीसिया, ट्यूनस, वहां से स्टार्ट हुआ था। तो वही अरब स्प्रिंग, लोगों ने अपने जो डिक्टेटर हैं, जो बादशाह हैं, उनको गिरा के उनकी जगह जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लगाया था। और काफी सारा ये सारी जो इसके पीछे मोटिवेशन थी, वो वेस्टर्न मोटिवेशन ज्यादा थी। वेस्टर्न कंट्रीज कहती थी कि यहाँ पे मुनारकी बादशाहत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो है डिफरेंट कंट्रीज में जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे भी एक वेव आई लोगों के अंदर, और लोगों ने जो है यहाँ पे सिविल वार एक हुई, और इसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया था घसीट के। ये जो पाइप होते हैं पानी के, वो बड़े बड़े कंक्रीट वाले, उसके अंदर छुपा बैठा था, लोगों ने इसको निकाल के सड़कों पे घसीट के मारा था मोहम्मद कजाफी को। हालांकि इसने देखे 1969 से 2011 तक यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की है। अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं तो ये है जी मोहम्मद कजाफी। 1969 से 2011 तक इसकी जो है गवर्नमेंट रही है लीबिया के अंदर। लेकिन आफ्टर दैट जो है एक सिविल लोग निकले, सिविल वार हुई, लोगों ने इसको फिर जो है सड़कों पे घसीट के मारा था। ये पनाह लेने के लिए, लोगों से बचने के लिए, जो बड़े बड़े पाइप होते हैं कंक्रीट के बने हुए, उसके अंदर छुप गया था, लेकिन लोगों ने इसको ढूंढा वहां से और फिर सड़कों के ऊपर घसीट घसीट के इसे मारा।
फिर इसी तरह हम देख लें कीनिया, यहाँ पे कंट्री है कीनिया। अच्छा, पाइपलाइन भी इसी ने बिछाई थी लोगों को पानी देने के लिए। हाँ, इसके बाद कीनिया के और लीबिया के और हालात खराब ही हुए हैं। बेसिकली ये अरब स्प्रिंग एक वेस्टर्नाइज कंसेप्ट भी था यहाँ के मुल्कों को जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए। कीनिया ने बेसिकली यूके से आज़ादी हासिल की थी 1963 में, और 1964 में ये रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ था। तो ये देखें, ये भी जो एक अरब कंट्री है कीनिया, अफ्रीकन कंट्री है, इसने भी बेसिकली आज़ादी यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम से। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है योहोरो किनियाटा। यहाँ के ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ का कैपिटल है नैरोबी और करेंसी है शिलिंग। कैपिटल नैरोबी और करेंसी है शिलिंग यहाँ की यूज होती। यहाँ जो है ज्यादा रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं कीनिया में। 85% लोग क्रिश्चियन हैं और 11% लोग जो हैं सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम हैं। सिमिलरली एक दो कंट्रीज और हम देख लेते हैं। इथोपिया, इथोपिया को हबशा भी बोला जाता है। नजाशी जो बादशाह था, हमने सुना था कभी इस्लामियात में, नजाशी वो यहीं का था, इथोपिया का। यहाँ का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 4 पॉइंट हैं। एक, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद उनका नाम है। इनका कैपिटल एडिस अबाबा है, जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। अफ्रीकन कंट्रीज को जो यूनियन है उसका नाम है एयू, अफ्रीकन यूनियन। और उनका यहाँ पे कैपिटल है जिसका नाम है एडिस अबाबा। इधर की करेंसी है बिर। और जो याद रखने वाली बात कि ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं एबे अहमद, इनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्योंकि इन्होंने एक जंग रोकी थी, अफ्रीकन कंट्रीज के दरमियान जंग हो रही थी, उन्होंने उसमें इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था और इन्होंने उसकी जंग बंदी की थी, जिसकी वजह से इनको पीस प्राइज दिया गया, अमन पसंदी का जो है 2019 में इनको अवार्ड मिला था। इथोपिया में अगर देख लें तो क्रिश्चियन जो है 67% है और इस्लाम जो है 30% है। मतलब 1/3 जो है वो मुस्लिम है और 2/3 यहाँ पे क्रिश्चियन लोग मौजूद हैं। और जो मेन याद रखने वाले पॉइंट वो ये ऊपर वाले 3 पॉइंट, और एक चौथा पॉइंट ये कि एबी अहमद को जो है नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है 2019 में। ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल है एडिस अबाबा, और यही एडिस अबाबा हेडक्वार्टर भी है अफ्रीकन यूनियन का। और यहाँ की जो करेंसी है वो है बिर। उसके बाद लास्ट 2 हम कंट्रीज देख लेते हैं, जिम्बाब्वे और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। देखें, यहाँ पे जिम्बाब्वे मौजूद है। जिम्बाब्वे कंट्री भी, नाम हमने अक्सर पीछे कंट्रियों के नहीं नाम सुने होते जो मुश्किल है, दरमियान में है, छाड़ है, या जो है मोरिताना है, नाइजेरिया है, नाइजर है। लेकिन जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज के हमने अक्सर नाम सुने हुए हैं क्योंकि ये क्रिकेट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एमरसन नंगगवा। इनका जो कैपिटल है ये इंपॉर्टेंट है, हरारे। इन सारी कंट्रीज के जो है ना, जो अभी 3-4 स्लाइडों में दिखाई, कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ की करेंसी है डॉलर, और इन्होंने भी यूके से इंडिपेंडेंस हासिल की थी 1965 में, और 1970 में ये रिपब्लिक बने थे। पहले यहाँ पे बादशाहत रही, फिर ये रिपब्लिक बन गए। तो जिम्बाब्वे के भी ये 2-3 पॉइंट जो हैं याद रखने वाले हैं, प्रेसिडेंट का नाम, कैपिटल का नाम, करेंसी का नाम। इसके बाद लास्ट कंट्री जो है वो हम देख लेते हैं, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में नीचे की जानिब जो कंट्री है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। इनके प्रेसिडेंट का नाम है सिरल रामाफोसा। कैपिटल इनका है केप टाउन। करेंसी है रैंड। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
साउथ अफ्रीका के पूछे जाते हैं। और साउथ अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, नाइजीरिया के बाद, पॉपुलेशन वाइज। नाइजीरिया सबसे बड़ी है और सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका आती है। साउथ अफ्रीका के पास गोल्ड के बहुत ज्यादा रिजर्व है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का ये, साउथ अफ्रीका। पहले नंबर पे चाइना आता है। और इसके अलावा भी साउथ अफ्रीका क्रोम, मैगनीज, प्लाटिनम, इनका जो है प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट। गोल्ड का पहले नंबर पे ये प्रोड्यूसर है। और क्रोम, मैगनीज और प्लाटिनम ये डिफरेंट धातें हैं, मेटल्स हैं, इनका ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में। अगर हम साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं, ये देखें बिल्कुल टिप के ऊपर जो कंट्री मौजूद है, साउथ अफ्रीका के नीचे, ये अफ्रीका कंटिनेंट के नीचे की जानिब, ये साउथ अफ्रीका है। और एक एमसीक्यू जो इसमें और पूछा जाता है वो ऑरेंज रिवर का पूछा जाता है। तो ऑरेंज रिवर जो है वो साउथ अफ्रीका में मौजूद है, ये देखिए ऑरेंज रिवर यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की एक और जो इम्पोर्टेंट चीज या मजे की चीज, साउथ अफ्रीका एक, ये देखिए ये कंट्री है ना इस तरह, इसके अंदर मजीद दो कंट्रियां हैं, एक लिसोथो और एक स्वाजीलैंड। एक तो स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड तो यूरोप में है, ये है स्वाजीलैंड। ये दो कंट्री साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद है। इसी तरह मैंने आपको पहले जो है बताया था, इटली के अंदर भी इस तरह है कि इटली मुल्क के अंदर दो मुल्क और मौजूद हैं, एक वेटिकान सिटी और एक यहाँ पे सैन मरीनो। इसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर भी दो कंट्रीज मौजूद हैं, एक का नाम है लिसोथो और दूसरे का नाम है स्वाजीलैंड। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका ये है, यहाँ पे ऑरेंज रिवर मौजूद है। और इसका जो कैपिटल है केप टाउन, इसका कैपिटल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है साउथ, टोटल ओवरऑल साउथ अफ्रीका के हवाले से और ओवरऑल जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हवाले से। और एक क्वेश्चन आता होता है कि कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को दो दफा क्रॉस करता है, ये लास्ट पॉइंट है, तो वो कॉन्गो रिवर है। ये पीछे मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पिक्चर की शक्ल में उसका पिक्टोरल एविडेंस मौजूद है। ये देखें जो जमीन है ना उसके दरमियान में जो बिल्कुल लाइन है उसको कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर लाइन पे एक रिवर है, ये देखिए पहले ये ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है। तो ये दो दफा क्रॉस कर रहा है। जब ये ऊपर जाता है ऐसे, एक दफा इसने इक्वेटर को क्रॉस कर लिया, फिर जब ये नीचे आएगा फिर इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है। तो ये पिक्चर में आपको ब्लू कलर नजर आ रहा होगा, वाटर, ये पहले नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक दफा इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है। इक्वेटर क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जमीन के बिल्कुल दरमियान में। ये साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए खींची हुई है, वैसे जमीन के ऊपर कोई लाइन नहीं है। ओवरऑल जब नक्शे पढ़ते हैं तो उसके लिए जमीन को दरमियान में डिवाइड किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वल मतलब दरमियान में। तो इस लाइन पे एक रिवर है जो दो दफा क्रॉस करता है, तो उस रिवर का नाम है कॉन्गो रिवर। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको लेबल कर सकते हैं आप मैप को, ताकि आपको पता चले कौन सी कंट्रीज जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं। तो ये जी आज का लेक्चर था। किसी किस्म का आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं अफ्रीका के हवाले से। जिम्बाब्वे का भी जो है वो क्रिश्चियनिटी है।
ये नीचे वाले जितने कंट्रीज हैं ना, जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, या मोस्टली क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ये यहाँ तक इस्लाम नहीं पहुंच सका। वो ऊपर की जो कंट्रीज हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, वहां तक महदूद रह गया। नीचे की कंट्रीज की तरफ जो है वो रसाई ज्यादा नहीं हो सकी, क्योंकि मुस्लिम जो कन्क्वेस्ट है, मुस्लिम जो फतूहात हैं, मुस्लिम का जो एक ब्राइट पीरियड था वो खत्म हो गया था 14वीं 15वीं सदी में। और मैक्सिमम 19वीं सदी में आके वर्ल्ड वार वन के बाद जब तुर्की को तोड़ दिया गया, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया गया, खिलाफत सिस्टम खत्म कर दिया गया, उसके बाद तो पिछले 200 सालों से हम बिल्कुल ही डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है मुस्लिम लोगों की। मतलब हम हमारी कहीं इनोवेशन साइंस में या हमें नाम नजर नहीं आते। हमें नाम नजर आते हैं बहुत पुराने पुराने, किताबों में भी हम पढ़ते हैं कौन से नाम हमें बताए जाते हैं, जाबर बिन हयान, इब्ने सीना, अल ख्वारज़मी। तो ये तो मतलब बहुत पुरानी सदी के लोग हैं ना, 9वीं सदी 10वीं सदी 11वीं सदी के लोग हैं। उसके बाद ये लोग ये तो नहीं कह के कि रिसर्च करना छोड़ दो या बस हमारे नाम चलते रहे। अब जब हम देखते हैं डिफरेंट इनोवेशंस देखते हैं कि फलां इनोवेशन किसने इजाद की, हेलीकॉप्टर किसने किया, राइट ब्रदर्स ने, टीवी किसने इजाद किया, रेडियो मार्कोनी ने इजाद किया, बल्ब एडिसन ने इजाद किया, सेफ्टी पिन या छोटी छोटी जो भी चीजें हैं मेन हम देखते हैं, लैपटॉप किसने इजाद किया, फ्रिज किसने इजाद किया, एसी किसने इजाद किया, कोरोना की वैक्सीन कौन निकाल रहा है। तो हमें जो है वो आमतौर पे ये वेस्टर्न कंट्रीज ही नजर आती हैं। जो इस्लामिक एक इरा था तरक्की का, वो रुक गया जाके 14वीं 15वीं सदी में। अब इसको दोबारा से रिवाइव होने की जरूरत है, दोबारा से जो है मुसलमानों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज खोलने की, रिसर्च करने की। पैसा तो है मतलब मुस्लिम कंट्रीज के पास, कई मुस्लिम कंट्रीज के पास अल्लाह की तरफ से अल्लाह की देन हुई उन पे। वो भी पहले गरीब होते थे, लेकिन जब से ऑयल प्रोड्यूस हुआ, सऊदी अरब हो गया, बहरीन, कुवैत, ये यहाँ के लोग मतलब चरावे होते थे ज्यादा, ये जो भेड़ बकरियां पालते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑयल निकला और अल्लाह पाक ने इन्हें मौका दिया, पैसा है इनके पास बहुत ज्यादा। दुनिया जो है इस वक्त डिपेंड ही कर रही है ऑयल के ऊपर। तो ये कंट्रीज कर सकती हैं इस वक्त। लेकिन अगर एक ऐसा वक्त आ गया कि जिस वक्त दुनिया शिफ्ट हो गई जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, सोलर के ऊपर, या जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिक कार्स और उनका हम सुनते हैं, तो इनके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज की डिपेंडेंसी फिर कम हो जाएगी। अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा ये पैसा इनके पास है, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ये जो कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट की, ऑयल की वजह से, क्योंकि सारी दुनिया इनसे ऑयल लेती है और इन्हें डॉलर देती है। तो अभी टाइम है कि ये जो कंट्रीज हैं कोशिश कर सकती हैं ऊपर आने की। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? चलें, ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज। 2 पेपर मैंने आपके जिम्मे पहले लगाए हुए हैं, आज मैं तीसरा पेपर आपके जिम्मे लगा रहा हूँ। और कल आप ग्रुप के अंदर लाजमी तौर पे पेपर्स को डिस्कस करेंगे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। कोई एक शुरुआत कर लिया करे जो है पेपर के 300 MCQs हैं 3 पेपरों के, तो 2-3 MCQ से स्टार्ट करें तो बाकी लोग भी फिर पार्टिसिपेट करेंगे। वरना हर बंदा यही सोचता रहता है कि किसी ने मैसेज नहीं किया, मैं भी नहीं करता। तो उसको आप कल जो है 7 से 9 बजे के दरमियान तीनों पेपरों को आप लोग जो है डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।